Hello everyone, welcome to the Byju's exam prep, the most comprehensive preparation है for all the exam। नमस्कार, आप सभी लोगों का बायजूस एग्जाम प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी के बारे में जानेंगे कि आखिर एमपीपीएससी है क्या, इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए या क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे और जो कट ऑफ डिसाइड होता है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले। तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग सेशन को ज्वाइन करेंगे, दोस्तों को भी बताएंगे कि ये जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए फिर बिना विलंब के हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर एमपीपीएससी है क्या, व्हाट इज एमपीपीएससी। तो देखिए, आप लोगों को भी पता है कि संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसका मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। और इसका काम क्या है आप बताएंगे सर। राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर, राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर है, डीएसपी है, नायब तहसीलदार है, ऐसे बहुत से प्रशासनिक पद हैं, असिस्टेंट जेलर है, कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर है, तो बहुत से प्रशासनिक पद हैं। इन पदों पर किस व्यक्ति की नियुक्ति होगी, इस बात की चयन प्रक्रिया का आयोजन करना, इसका काम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो आप लोगों को यह चीज पता चल गई कि सर एमपीपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका मुख्य काम क्या है मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी प्रशासनिक पद हैं, इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन करना है। मतलब मध्य प्रदेश एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 के तहत इसका गठन किया गया। क्या बातें क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। आखिर एमपीपीएससी के बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आखिर कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए। अगर आपको एमपीपीएससी का एग्जाम देना है तो कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए। सबसे पहले जो एज फैक्टर की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स, जो कम से कम आपकी उम्र कितना होना चाहिए, 21 साल। और ये जो एज होती है ना, नोटिफिकेशन के टाइम पर होना चाहिए। जब भी नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि उस समय पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल होना। दूसरा, मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 ईयर्स, और वुमेन के लिए 45 ईयर। ठीक है, मतलब वुमेन है, फिजिकली जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, ठीक है, मेन, वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए कितना है 45 साल, और अनरिजर्व्ड के लिए 40 ईयर्स, 40 साल। मतलब एज क्राइटेरिया कितना है, 21 से लेके 40। कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए, 21, और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 40। अगर बात करें यूनिफॉर्म पोस्ट, यूनिफॉर्म पोस्ट मतलब जैसे डीएसपी है, जैसे असिस्टेंट जेलर की वैकेंसी आती है, आरटीओ या जिसे बोलते हैं आप लोग टीएसआई, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, इन पदों पर आपकी कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 21, और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 33, 33। क्या बातें क्लियर है? अगर बात करें रिजर्व कैटेगरी या वुमेन के लिए कितना होना चाहिए, 38। ये चीज आपको नोट करना है सभी लोगों को नोट करना है। ये है एज क्राइटेरिया कि आपकी कम से कम उम्र कितनी होना चाहिए, 21 साल, और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, 40 साल। ये किसके लिए है, जो बिना वर्दी वाली पोस्ट है, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर है, नायब तहसीलदार है, कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर है, इनके लिए। और जो यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है जिसमें आपको वर्दी पहनना है, जैसे डीएसपी है, जेलर है, टीएसआई है, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर है, उनके लिए कम से कम तो 21 साल है, और अधिक से अधिक कितनी है, 33। ये चीज याद रखेंगे। अनरिजर्व के लिए 33 ईयर, और अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 38 ईयर। ये चीज नोट करेंगे। अगर बात करें क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए। मिनिमम कितने क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बातें क्लियर है क्या सभी को? मिनिमम क्या होना चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री होना चाहिए। वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, या तो बीए है, बीएससी है, या किसी ने इंजीनियरिंग किया है, बी है, ठीक है, या बीटेक है, तो जो भी हो, साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट बैकग्राउंड हो, या कॉमर्स बैकग्राउंड हो, आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होना चाहिए। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
तो ये दो योग्यताएं आपको दिमाग में रखना है कि आपकी उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम 21 साल और 40 साल से कम, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। और अगर वर्दीधारी पद है तो 21 से लेके 33 साल और 21 से लेके 38 ईयर्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में केवल एक चीज याद रखना है कि आपको केवल और केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो हुआ एलिजिबिलिटी। अब देखेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए जो एग्जाम पैटर्न है, जो एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में ध्यान से समझें। यहां पर एमपीपीएससी में 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, जिसे आप लोग बोलते हैं प्रीलिम्स। क्या बोलते हैं? प्रीलिम्स। फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटर। याद रखेंगे जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो इन 2 पेपर पर डिपेंड करता है। आपके मेंस में कितने नंबर हैं और आपके इंटरव्यू में कितने नंबर। इन दोनों का जो एग्रीगेट बनेगा ना, उसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी, उसी से आपकी रैंक बनेगी और रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिले। क्या बातें क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले देखेंगे प्रीलिम्स। एक मैं आपको लमसम अगर बातें बताऊं तो प्रीलिम्स में कितने गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। अगर वैकेंसी है टोटल 500, अगर वैकेंसी है टोटल 500, टोटल पद कितने हैं? 500, तो प्रीलिम्स में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा? 15 गुना लोग। 15 गुना का मतलब होता है 7,500। 7,500 लोग मेंस लिखेंगे। अब मेंस में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा? 3 गुना लोग, मतलब 1500 लोग इंटरव्यू देंगे और तब जाके कितने लोग सिलेक्ट होंगे? 5। क्या बातें समझ में? ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे प्रीलिम्स का पेपर अगर क्लियर करना है, मतलब टोटल में मुझे 15 गुना लोगों में शामिल होना। फिर अगर मेंस मुझे क्लियर करना है, मतलब 15 गुना में से मुझे 3 गुना लोगों में शामिल, और अगर फाइनली सेलेक्ट होना है तो 3 गुने में से मुझे 500 के अंदर आना है और अच्छे पद के लिए मुझे अच्छी रैंक लाना पड़ेगा। ये एक सामान्य परिचय है एमपीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि आखिर सर प्रीलिम्स में कितने पेपर होंगे, कैसे क्या होगा, उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखिए प्रीलिम्स का जो पेपर होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक होगा जीएस पेपर और एक होगा सी सेट। सी सेट को बोलते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सी सेट पेपर होता है और एक होता है जीएस पेपर। दोनों पेपर में आपको टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 100, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो टोटल कितने का हुआ? 200 और 200। टाइमिंग कितनी है? 2-2 घंटे की टाइमिंग है। जो कट ऑफ निकलता है प्रीलिम्स का, जो प्रीलिम्स का कट ऑफ होगा वो जीएस पेपर पर डिसाइड करेगा। जो पहला पेपर है ना, उसी से डिसाइड होगा कि आप प्रीलिम्स में सिलेक्ट हुए या नहीं। दूसरी बात, जो सी सेट का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि केवल आपको पास करना है, और ये मिनिमम नंबर कितने डिसाइड है? 40%। 40% मतलब अगर 200 का 40% निकालेंगे तो लगभग 80 नंबर आता है। मतलब 80 या उससे ज्यादा आप 85 पाइए, 95 पाइए, 105 पाइए, 150 पाइए, या फिर 200 में 200 नंबर पाइए, उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब जो दूसरा पेपर है केवल और केवल आपको पास करना है। क्या बातें क्लियर है? अगर दूसरे पेपर में आप फेल होते हैं, मतलब आप पूरा का पूरा प्रीलिम्स असफल हुए, भले ही आपके पहले पेपर में पूरे क्वेश्चन सही हो। बातें समझ में आ रही है क्या? मतलब दूसरे पेपर में हमें केवल पास होना है और पहले पेपर में हमें बहुत अच्छा करना है, क्योंकि यहीं से हमारा सिलेक्शन होगा, यहीं से हमारा प्रीलिम्स। क्या बातें क्लियर है सभी को? अब देखिए सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी के पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। निगेटिव मार्किंग मतलब आपके गलत क्वेश्चन पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसका मतलब यह है, आपके लिए फायदे वाली बात है कि किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ आपको वहां पर अटेम्प्ट जरूर करना है। क्या पता सही हो जाए। हर साल ऐसे आपको बहुत से स्टूडेंट मिलेंगे जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से नहीं होता प्रीलिम। फिर उनसे पूछिए, ठीक है, और क्या पता आपके 2-3 तुक्के सही हो जाए, जिनमें आपने गेस लगाया है वो क्वेश्चन सही हो जाए। तो निगेटिव मार्किंग ना होने का आपको फायदा भी होगा। आपके समझ में आ रही है क्या? तो यहां पर 2 पेपर होंगे, जीएस पेपर और सी सेट पेपर। हमारा मुख्य ध्यान कहां पर रहेगा? जीएस पेपर पर। और दूसरा पेपर जो होता है वो सामान्य अभिरुचि का परीक्षण है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे सामान्य से प्रश्न होते हैं। बड़े आराम से आप 40% स्कोर कर सकते हैं। क्या बातें क्लियर है सभी को?
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे मेंस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न। मेंस में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 6 पेपर होते हैं और ये कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, मंडे को शुरू होंगे आपके पेपर और कब तक चलेंगे, सैटरडे तक। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको पढ़ने का, रिवाइज करने का ज्यादा समय नहीं मिलता। मतलब ये जो पेपर होते हैं ना, कंटिन्यूअस पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, 2 और 3। यहां पर आपके जीएस या सामान्य अध्ययन के विषय पूछे जाते हैं। जो जीएस पेपर 4 होता है ना, इसमें आपका एथिक्स पूछा जाता है। जीएस पेपर जो 5 होता है वहां पर हिंदी पूछी जाती है और जीएस पेपर 6 होता है वहां पर ऐसे। टोटल पेपर कितने का होता है, 1400 नंबर। टोटल मींस कितने का होता है, 1400। मतलब 1400 नंबर का मेंस हुआ। और अगर आप मेंस में अच्छे नंबर लाते हैं और इंटरव्यू कितने का होता है, 175। टोटल कितने हुए, 1575। टोटल कितने हुए, 1575। अब आपके दिमाग में आएगा सर इस 1575 में मेरे कितने नंबर हो ताकि मुझे अच्छी पोस्ट मिले, डिप्टी कलेक्टर या डीवाईएसपी की पोस्ट मिले। तो मिनिमम मैं आपको बता दूं कि सेफ स्कोर है 950 से ज्यादा। अगर आप 950 से ज्यादा नंबर पाते हैं तो आपकी अच्छी रैंक भी होगी और आपको अच्छा पद भी मिलेगा। बातें क्लियर है क्या? इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से कि मिनिमम 800 नंबर आपके कहां पर होना चाहिए, मेंस में। और मिनिमम 150 नंबर आपको कहां पर मिल जाए, इंटर। ये मैंने आपको मिनिमम बताया है। कम से कम 800 नंबर तो आपको लाना ही है। इस 1400 में आपको कितने नंबर लाना है, कम से कम 800। उसके ऊपर भी हो जाए अच्छी बात है। क्या बातें क्लियर है? फिर आपको इंटरव्यू में कम प्रेशर होगा। बातें क्लियर है क्या सभी को? तो 950 नंबर एक सेफ स्कोर माना जाता है अच्छी पोस्ट के। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि कैसे आपके पेपर होंगे, प्रीलिम्स में कितने पेपर होंगे, मेंस में कितने पेपर। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए जो सिलेबस है ना, साफ साफ इस बार सिलेबस को यूनिट वाइज बांट दिया। 10 यूनिट आपको दी गई हैं और हर यूनिट से आपके 10-10 नंबर फिक्स हैं। जैसे सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, भारत का संविधान और अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र भारत का इतिहास, ठीक है, मध्य प्रदेश का भूगोल, विश्व का भूगोल, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो हमारे घटनाक्रम है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक निकाय, जिसे आप लोग बोलते हैं कमीशन। तो ये सीधा सीधा यूनिट बनाई गई है। और इन्हीं को अगर हम बात करें ना सब्जेक्ट वाइज, तो मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एमपीजीके, साइंस, ठीक है, फिर कंप्यूटर। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको इन जनरल पढ़ना है। बस इसे यूनिट वाइज नाम दे दिया गया। बातें क्लियर है क्या? सिलेबस एक तरह की रीढ़ की हड्डी होता है। मतलब जब भी आप पढ़ाई करिए ना, तो आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस से पढ़ना ना, बिना मंजिल के चलना होता है। आपको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, बस आप पढ़ रहे हो। सिलेबस से हमें चीजें पता चलती है कि हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो सिलेबस आपके सामने। बातें क्लियर है क्या? क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कट ऑफ। देखिए कट ऑफ के बारे में आपको बता दूं कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ दो बातों पर डिसाइड करता है। सबसे पहला तो पेपर का लेवल। पेपर का लेवल मतलब पेपर कठिन है या पेपर सरल है। दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ, ये दो फैक्टर हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अगर पेपर का लेवल कठिन है, अगर पेपर कठिन है तो कट ऑफ हमेशा कम होगा, और अगर पेपर सरल होगा तो कट ऑफ ज्यादा होगा। दूसरी बात वैकेंसी के साथ भी है, अगर पदों की संख्या ज्यादा है तो कट ऑफ कम होगा, अगर पदों की संख्या कम है तो कट ऑफ ज्यादा होगा। ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अभी तक का जो कट ऑफ है, अगर बात करें 2019 की तो 146, 2018 की 138, 2017 की 138, 2016 की 162 और 2020 की 170, और अगर 21 की बात करें तो 160। इस साल कितना कट ऑफ गया? 160 नंबर। अब ये दो चीजें मैं आपको बता दूं, अगर आपने एनालिसिस कर लिया हो अच्छे से पोस्ट और वैकेंसी और पेपर के लेवल का, अगर कट ऑफ कम है इसका मतलब क्या है, पेपर का लेवल या तो ज्यादा था या वैकेंसी कम थी, या दोनों फैक्टर साथ में थे, पेपर भी कठिन और वैकेंसी भी कम। तब पेपर का जो लेवल है ना, बोलते हैं ना स्टैंडर्ड पेपर है, तो कट ऑफ एवरेज जाता है।
आप ऐसा बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें कि पेपर का लेवल कठिन है मतलब किसी से नहीं बना हो। पेपर अच्छे लोग पढ़ने आते हैं, अच्छे से लोग पेपर भी देते हैं, तो हमारी भी तैयारी उनके हिसाब से होना चाहिए। बातें क्लियर है क्या? अब ध्यान से समझते हैं कि आखिर आपके कितने नंबर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्टेड अगर एवरेज पेपर है, अगर पेपर का लेवल एवरेज है तब जाके आपको 78 प्लस, ये एकदम एक्यूरेट डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अगर पेपर का लेवल आसान है तो आपको 78 क्वेश्चन से ज्यादा सही करना पड़ेगा। बातें क्लियर है क्या? 78 क्वेश्चन का मतलब होता है 156, कितने नंबर कम से कम आपको लाना पड़ेगा। और अगर पेपर का लेवल टफ है, बहुत कठिन है, तब आपको मिनिमम 75 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, मतलब 150 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। क्या बातें क्लियर है? और अगर पेपर बहुत इजी है, पेपर भी बहुत इजी है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तब आपके मिनिमम 82 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए, मतलब 164 से ज्यादा आपका स्कोर होना चाहिए। ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि अगर पेपर आसान आएगा तो मेरे कम से कम 80 से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। अगर पेपर औसतन पूछा जाएगा, ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा सरल, तब भी मेरे कम से कम 78 क्वेश्चन तो सही होंगे ही। और अगर बहुत कठिन है, नहीं बोलते हवा भी नहीं लगी, उस केस में भी आपके 75 से ज्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए, तब जाके आप लोग एमपीपीएससी में प्रीलिम्स पास कर पाएंगे। क्या बातें क्लियर है सभी को? क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां से आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। हमने यहां पर देखा एमपीपीएससी क्या है, एमपीपीएससी में कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ के बारे में हमने डिस्कस किया कि आखिर कट ऑफ कैसे डिसाइड। यहां तक अगर किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत है। हमारी स्ट्रेटेजी भी कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। बातें क्लियर है क्या? तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को रेट करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। तो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।